तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। सर्कल्स में आज हम करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में काम आने वाली हैं, और सर्कल को हम जानेंगे कि क्या उस कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सर्कल की डेफिनेशन से। सर्कल के बारे में आपको पता ही होगा, बचपन से लेकर अब तक जो आपकी पहली फिगर होगी उसमें भी आपको सर्कल दिखा होगा। आपने हर जगह अपने आसपास काफ़ी चीज़ों में आप सर्कल को देखते आए हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सर्कल क्या है? अ सर्कल इज अ राउंड शेप्ड फिगर। सर्कल आपके सामने बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक राउंड शेप की एक फिगर है। ठीक है, दैट हैज़ नो कॉर्नर। इसका तो ना ही कोई कोना होता है यानी कॉर्नर्स, और ना ही कोई एजिस होते हैं। एजिस मतलब इसके किनारे। ठीक है, तो ना ही इसमें कोई कोना यानी कॉर्नर है और ना ही कोई इसके एजिस हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला देखिए सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल में सबसे पहले सेंटर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सेंटर की सहायता से हम क्या करते हैं, पूरे सर्कल को बनाते हैं। तो ये इस सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, इस सेंटर को मैं नाम दे देता हूँ ओ। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस सर्कल के सेंटर से लेकर पूरे सर्कल के अंदर आप कहीं पे भी आधी लाइन खींचते हैं तो वो आपका रेडियस बन जाता है। मान लीजिए मैं ये यहाँ से आधी लाइन यहाँ से यहाँ तक टच कर देता हूँ, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी हिस्से तक, तो वो आपका बन गया रेडियस। इसको हम नाम दे देते हैं ओ बी। ठीक है, तो ओ से लेकर जो बी तक की लाइन हो गई वो आपकी हो गई रेडियस। तो सेंटर ऑफ सर्कल में हम लिखेंगे ओ, रेडियस में लिखेंगे हम ओ बी। अब देखते हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर के अंदर एक, जैसे मैंने यहां से यहां तक रेडियस बनाया आधा, और मैं इसी को और आगे तक ले जाता हूँ बिल्कुल सीधा करके, बिल्कुल सीधा ऐसे। ठीक है, तो ये जो पूरी लाइन हो गई हमारी, ये हमारी डायमीटर हो जाती है, और मैं इसको पॉइंट देता हूँ ए। तो ये ओ, सॉरी, ए से लेकर बी तक को जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा डायमीटर। ठीक है, तो जो ओ बी थी हमारी रेडियस, और ए बी हमारा डायमीटर। तो डायमीटर और रेडियस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली अगर मैं शुद्ध हिंदी या फिर नॉर्मल अपनी भाषा में बोलूं, तो जो रेडियस है वो सर्कल के सेंटर से आधी लाइन, और जो डायमीटर है वो सर्कल के सेंटर से पूरी लाइन, जो सर्कल के सेंटर से होते हुए गुजर रही है ऐसे करके। ठीक, तो हमारी डायमीटर हो गया। नेक्स्ट है हमारा कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड देखेंगे हम, जैसे देखिए मैंने इस पूरे सर्कल के अंदर कहीं भी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लाइन खींच दी, जैसे यहां से लेकर यहाँ तक। ये लाइन में यहाँ भी खींच सकता था ऊपर यहाँ से, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी खींच सकता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी खींच सकता था। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया पी क्यू। तो ये हमारी हो गई कॉर्ड। तो कॉर्ड लिख देते हैं, कॉर्ड हमारी पी क्यू। ठीक है, अगर पेपर में आपसे सवाल पूछा जाता है कि सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है, तो आपको बताना है ये इसका डायमीटर। देखिए कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींची गई लाइन। और लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? जो बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सबसे लंबी होगी, है ना। तो इसलिए अगर पूछे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो वो हो गया आपका डायमीटर। और बाकी बेसिकली कॉर्ड यही होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी लाइन को खींचना। वो ऊपर से भी हो सकती है, नीचे भी से हो सकती है, इधर से भी और इधर से भी। नेक्स्ट हमारा एंगल बाय सर्कल। देखते हैं अब एंगल। एंगल बाय सर्कल के लिए मैं क्या करता हूँ ना, इसमें बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं दो तीन फिगर और बन गई, इसमें डायमीटर भी बन गया, कॉर्ड भी बन गई। तो एंगल बाय सर्कल हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, सबसे मैंने एक यहाँ पे ये कॉर्ड बनाई, जिसका नाम रखा पी और क्यू। इस पी क्यू से लेकर सेंटर तक मैंने ये यहाँ तक जोड़ दिया इसको, और ये यहाँ तक जोड़ दिया। ठीक है, बेसिकली ये भी एक तरीके की रेडियस होंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि सेंटर से आधी यहाँ खींची गई है, यहाँ आधी यहाँ, तो ये भी एक तरीके की रेडियस ही है। तो इस कॉर्ड को मैंने, इसके जो ये पॉइंट था पी, उसको सेंटर तक जोड़ दिया, जो कि सेंटर ओ है, और इसके क्यू को भी सेंटर तक जोड़ दिया। तो इसने यहाँ पे एक एंगल बनाया, इसे हम बोलेंगे एंगल बाई सर्कल। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, जरूरी नहीं है सिर्फ सेंटर तक जाए, ये यहाँ से निकल के इस पूरे सर्कल के किसी भी हिस्से तक जा सकती है। सपोज मान लीजिए यहाँ से निकल के यहाँ तक जा रही है, और यहाँ से निकल के यहाँ तक जा रही है, तो जो अगला एंगल बनेगा वो हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, तो हमारा ये एंगल बाय सर्कल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे पी और क्यू, ये मैंने क्या कहते हैं डायमीटर, वो कॉर्ड बनाई, सेम कॉर्ड में यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, इसे हम नाम दिया पी क्यू। तो आप नीचे की तरफ देखिए, ये आर्क दिख रही है, ये जा रही है। आर्क का मतलब क्या होता है, ऐसे 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 साइन, ये है ना, जिसे हिंदी में हम चाप भी बोलते हैं। तो नीचे ये हमें एक साफ साफ एक आर्क दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट और ले लेता हूँ, जैसे
इसे एम मान लेता हूं। तो हमारी जो ये आर्क होगी ना नीचे की तरफ यहां से लेकर यहां तक, इस आर्क का नाम होगा पी एम ओ, पी एम ओ आर्क। तो यहां लिख देते हैं हम यहाँ पे, हम पहले लिखेंगे आर्क पी एम ओ, ठीक है, सॉरी क्यू है वो, तो पी एम क्यू। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखिए समझ तो हम यहाँ भी सकते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल है, हम यहाँ समझेंगे इसे। ये बीच में सेंटर होता है, यहाँ से आता मैंने एक कॉर्ड बनाई जिसका नाम पी और क्यू रखा। मैं सब में पी क्यू इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो और आपको समझने में आसानी हो। तो जब मैंने ये कॉर्ड बनाई तो ये ट्रायंगल है दो हिस्सों में बढ़ गया। आपको एक ऊपर बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा होगा और नीचे छोटा वाला हिस्सा। तो जो ये नीचे वाला छोटा वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं माइनर, ठीक है, और ऊपर वाला जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं मेजर। और बात अगर सेगमेंट की चल रही है तो नीचे वाला हो गया माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला हिस्सा हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो जो सर्कल के बेसिक्स थे वो तो हमने पढ़ लिए। अब इसके आगे कुछ और थ्योरम्स हैं, है ना, वो सब चीजें आपके पेपर में आएंगी तो उनको भी हम पढ़ते हैं। तो उनको पढ़ने के लिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए समझते हैं। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ध्यान से समझिएगा कि एक आपके सामने सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें दो कॉर्ड दिखाई दे रही हैं। एक कॉर्ड ये, इसका नाम रख लेते हैं हम ए बी, और इस वाली कॉर्ड का नाम रख लेते हैं हम पी क्यू, ठीक है। अब पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट को। कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। कह रहा है अगर किसी सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स होंगे, यानी ये चीज हमें गिवन है कि ये वाली जो कॉर्ड है ए बी और ये वाली जो कॉर्ड है पी क्यू, ये दोनों आपस में बराबर हैं। चलिए लिखूंगा मैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। सो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर क्वेश्चन सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स होंगी तो सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो जो वो एंगल बनाएंगी सेंटर पे, एंगल कैसे बनाएंगी, जब मैं इसको यहां से यहां तक और यहां से तक तो जोड़ दूंगा तो एक एंगल ही यहां बनाएगी, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, और इस वाले पॉइंट को भी यहां से यहां तक और इसको यहां से यहां तक जोड़ दूंगा तो ये जहां पे भी एक एंगल बनाएगी जिसे मैं मान लेता हूँ वाई। तो हमसे इस थ्योरम में बेसिकली ये बोला गया है कि अगर सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो इक्वल कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाती हैं तो वो जो दोनों एंगल होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इतना कहा गया है कि इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू देन एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो जो सेंटर पे एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे। अब बस बिल्कुल इसका उल्टा कर देना है आपको। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले ए बी पी क्यू। अब देखिए, और पहले मैं एंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे ये एक एंगल बना और ये दूसरा एंगल, इसका नाम रखा एक्स, इसका नाम रखा वाई। इसमें क्या करें, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। कह रहा है कि मान लो दो कॉर्ड्स हैं, उन कॉर्ड ने यहाँ पे एंगल बनाए और वो एंगल बराबर हैं। अगर एंगल बराबर हैं तो कॉर्ड भी बराबर होगी। तो इसमें क्या क्या गया कि हमें मान लो गिवन था कि x इक्वल्स टू वाई, इफ x इक्वल्स टू वाई देन ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। जस्ट बिल्कुल इसका उल्टा है, ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या बोला, अगर कॉर्ड्स बराबर होंगी तो एंगल बराबर होंगे, और इसमें बोला अगर एंगल बराबर होंगे तो कॉर्ड्स बराबर होंगी, ठीक है। मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जो थ्योरम्स है इनको समझने में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, लेकिन आप पूछें ज़रूर अगर आपको समझ में ना आए तो। नेक्स्ट देखते हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। क्या ये सेंटर दिखाई दे रहा है और सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा हमने। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कह रहा अगर सेंटर से, पहले इसका नाम ले लेते हैं ए और इसका नाम ले लेते हैं बी और ये सेंटर वन ओ। कह रहा अगर सेंटर से सामने वाली कॉर्ड की तरफ कोई भी परपेंडिकुलर खींचा जाता है, मैं खींचता हूँ, परपेंडिकुलर वो होता है जो 90 डिग्री का होता है। कह रहा अगर वो परपेंडिकुलर खींचा जाता है सामने वाली कॉर्ड पे तो वो उस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो यस, परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचा गया है, हमको साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ए सी और ये बी सी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी बाइसेक्ट हो जाएगी पूरी की पूरी ए बी जो ये लाइन दिख रही है हमें। सो हम लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। दोबारा समझते हैं,
कि अगर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर खींचा जाता है किसी भी कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड दो बराबर बराबर भागों में बट जाएगी, और अगर बोलूँ तो हिंदी में आपका इंग्लिश में तो वो बाइसेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे बिल्कुल इसका उल्टा बोला गया है। क्या बोला गया है, पढ़िए। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मान लीजिए कि ये बी, सॉरी यहाँ बी इसका था, ये यहाँ मान लो तो पी, ये पी और क्यू एक कॉर्ड है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्ट होगी, यही तो बोला गया। और यहाँ बोला कि अगर ये बाइसेक्ट होंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। क्या इफ, यहाँ अगर पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पे सी, इफ पी सी इज इक्वल्स टू सी क्यू, यानी पी सी इज इक्वल्स टू सी क्यू, यानी अगर ये बाइसेक्ट हो रही है तो क्या माना जाएगा कि ये क्या था, ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे हमारा, ये यहाँ इसकी सेंटर ओ, ये सी, ये क्यू, ओ सी क्यू एंगल वो हमारा 90 डिग्री का होगा। बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा। दोबारा समझते हैं, अगर 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होगा तो कॉर्ड बाइसेक्ट होगी, अगर कॉर्ड बाइसेक्ट होगी तो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होगा। बस आपको अगर एक समझना है एक के बाद तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्योंकि वो उल्टा हो जाएगा। चलिए इसके आगे भी और हैं तो उन्हें समझते हैं, उनको समझने के लिए हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज पर। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। ये इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर मान ये आपके सामने ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको दो कॉर्ड दिखाई दे रही है, मैं इनकी नेमिंग कर लेता हूँ ए बी और पी क्यू के नाम से। फर्स्ट लाइन पढ़िए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। कह रहा है अगर सर्कल के अंदर हमारी ये जो कॉर्ड्स है इक्वल है ना, तो इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा ना सेंटर से वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ए बी, अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है तो हम लिखेंगे इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, दोनों कॉर्ड्स अगर बराबर हैं तो देन जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस यहाँ पे ये ओ मान लेते हैं, तो इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो कि परपेंडिकुलर पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी परपेंडिकुलर पड़ेगा। इसको पॉइंट को मान लेते हैं सी और इस पॉइंट को मान लेते हैं आर। ठीक है, तो अगर ए बी बराबर है पी क्यू के, यानी दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी बराबर होगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, ओ सी और ओ आर, तो देन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ आर। ठीक है, दूसरा देखिए, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। कह रहा अगर ये जो कॉर्ड्स हैं ए बी और पी क्यू सेंटर से इक्वल डिस्टेंस रखती हैं तो ये आपस में बराबर होंगी। जस्ट बिल्कुल इसका उल्टा, ये सी और ये आर। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे कि इफ ओ सी इज इक्वल्स टू ओ आर देन ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। शॉर्ट में समझते हैं फटाफट से कि क्या कह रहा है हमसे, अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस भी बराबर होगा। फर्स्ट पॉइंट में हमसे ये बोला गया है सिंपल कि अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस भी बराबर होगा। सेकंड पॉइंट में इसका उल्टा कर दिया कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस बराबर है तो ये कॉर्ड भी आपस में बराबर होंगी। वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस यानी ओ सी ओ आर के बराबर है तो ए बी यानी पी क्यू दोनों के दोनों कॉर्ड्स बराबर होंगी। और यहाँ पे भी वही कि अगर कॉर्ड्स बराबर हैं यानी ए पी बराबर है पी क्यू के, तो उनके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा यानी ओ सी बराबर ओ आर के। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं अब। देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, अब तक जो हमने पढ़ा वो कॉर्ड्स के बेसिस पे था, अब हम पढ़ेंगे आर्क के बेसिस पे, है ना। तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, पहले तो हम एक कहते हैं आर्क मान लेते हैं, तो ये बीच में हमारा ये सेंटर मान लेते हैं, और यहाँ से मैं इन्हें एक कॉर्ड बनाई, इस कॉर्ड का नाम मैंने रखा ए सी। अब पढ़ते हैं, और हमारी ये पूरी आर्क बन गई, इसको मैं यहाँ नाम दे देता हूँ पी, बी दे देते हैं। तो ये ए बी सी ये हमारी एक पूरी आर्क बन गई, और कॉर्ड बोले तो कॉर्ड है हमारी ए सी और आर्क है हमारी ए बी सी। अब समझिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कह रहा अगर कोई आर्क जैसे ये कोई एंगल बनाती है कहाँ पे, सेंटर पे, मैं बना लेता हूँ ये एक, ये आर्क का एंगल है। ठीक है, क्योंकि आर्क की पूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो आर्क ने एंगल बना लिया सेंटर पे। तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है हमसे कि यदि कोई आर्क एक तो सेंटर पे एंगल बनाती है और पूरे ट्रायंगल में कहीं पे भी एंगल बनाती है, मैं मान लो यहाँ बना रही है, तो ये यहाँ तो और यहाँ, तो एक एंगल तो यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा,
तो हमसे क्या बोला गया कि जो सेंटर में एंगल बनेगा ना वो डबल होगा इस एंगल के मुकाबले। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि जो एंगल यहाँ बनेगा वो उसका डबल बनेगा सेंटर में। ठीक है, अगर ये एंगल मान लो मैं 40 रखता हूँ तो ये एंगल हो जाएगा 80, क्योंकि क्या होगा डबल। तो ये चीज़ हमसे बोली गई है कि अगर कोई आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है और पूरे ट्रायंगल में कहीं पे भी एंगल बनाती है वही सेम आर्क, तो क्या होगा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो दूसरे वाले एंगल से डबल होगा। अगर ये 50 होता तो ये 100 होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मैंने आपको बताया कि सर्कल के अंदर बेसिकली दो सेगमेंट होते हैं। मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ। ये तो सेंटर यहां मान लेते हैं बीच में, तो ये नीचे वाला हो गया माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला हो गया मेजर सेगमेंट। कह रहे हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। अगर सेम सेगमेंट में मैंने एंगल बना दिए तो वो दोनों के दोनों एंगल बराबर होंगे। मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे एंगल बनाता हूँ, देखिए एक एंगल यहाँ बनाएंगे तो मैंने लिया ये ऐसे और ये ऐसे, और एक एंगल यहाँ बन गया। इसका नेमिंग कर लेते हैं, इसको मन रख लेते हैं ए यहाँ इस वाले पॉइंट को, और इसको बी। ठीक है, सेंटर हमारा यहाँ पे है, तो एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बना लेते हैं। तो एक ये ऐसे और ये ऐसे, तो दोनों दो एंगल बने मेरा, एक एंगल ये और एक एंगल ये। इसको माना x, इसको माना y। तो क्या दोनों के दोनों एक ही सेगमेंट में बने हैं? हाँ, ये दोनों के दोनों एक ही सेगमेंट में बने हैं, जो कि ऊपर वाला है, जो कि मेजर वाला है। तो अगर दोनों के दोनों एक ही सेगमेंट बने तो उसका मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि हमसे इसमें क्या क्या कहा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, इस सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू वाई। अगर x 30 होगा y भी 30 होगा, x 50 होगा तो y भी 50 होगा, बिकॉज दोनों क्या है इक्वल है। थर्ड पॉइंट देखिए, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल कब बनता है? जब बिल्कुल सेंटर से लाइन जाएगी ये, तो ये दोनों सेमी सर्कल बन गए, यानी अर्धगोला। हिंदी वालों के लिए अर्धगोला सेमी सर्कल बन गया। इसको लाइन काट लेते हैं, ए बी सेंटर में ओ मान लेते हैं। कह रहा कोई भी एंगल अगर सेमी सर्कल के अंदर बनेगा तो वो राइट एंगल होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एंगल बनाता हूँ, ये ऐसे और ये ऐसे, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये जो क्या है 90 डिग्री का बना हुआ है। चाहे मैं यहाँ बनाऊं, यहाँ बनाऊं, यहाँ बनाऊं, यहाँ बनाऊं, यहाँ बनाऊं, सेमी सर्कल के अंदर बनाऊं, या फिर उसका उल्टा कर दूं, नीचे भी सेमी सर्कल है नीचे बनाऊं, तब भी वो एंगल क्या है राइट एंगल ही होना है। ठीक है, तो जल्दी करते हैं हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। पहले तो आप समझिए इसमें दो चीज, दो फिगर का यूज हुआ है, एक तो सर्कल और दूसरा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आपने इससे पिछले वाले चैप्टर में बहुत किए हैं। ठीक है, देखिए जरा क्वाड्रिलेटरल की फिगर कैसी, मान लीजिए ये ऐसे 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 कोई फोर साइड यानी फिगर बना ली, हमारा ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम मैंने रखा पी क्यू आर एस। अब देखिए, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, इसमें दो अपोजिट एंगल के पेयर बनते हैं, एक पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये, इन दोनों में आइदर मतलब इन दोनों में से कोई एक। तो द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। कह रहा अगर कोई सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल के अंदर आपने क्या कर दिया, एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे करके बना दिया जो उसके चारों पॉइंट को ऐसे टच कर रहा है। ठीक है जी, एक सर्कल लिया, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना दिया, तो उस ये जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाया ये हमारा बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिखा है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद जब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है तो जो इनका पेयर होगा, इस पेयर को मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, तो जो इनका पेयर होगा अपोजिट एंगल्स का, उनका सम होगा 180। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, दोबारा हम समझते हैं कि अगर सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो वो बन जाता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। बेसिकली यही था, दूसरे में बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। कह रहा इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक। ये दूसरी फिगर मैंने इसीलिए बनाई है, इसके अंदर मैं एक क्वाड्रिलेटरल और बना लेता हूँ। ठीक है, ये बना लिया। ठीक है, अभी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए नहीं बना है, कब बनेगा? जब इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट में कह रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं
उनका सम 180 होता है। और सेकंड में कह रहा है कि जिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, मतलब बेसिकली सर्कल की जो फिगर है उसके अंदर क्वाड्रिलेटर है, उसके अंदर अगर उनके जो अपोजिट साइड्स हैं उनका जो सम है 180 होगा तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे इसमें बोला है कि इफ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये फर्स्ट के लिए है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180, है ना। ये फर्स्ट के लिए है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। और सेकंड के लिए है इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ quadrilateral in a circle, it means it is a cyclic quadrilateral। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले में है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो सम 180 होगा, और सेकंड में है कि अगर सम 180 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो बेसिकली यही चीजें थी जो आपको आगे चैप्टर में काम आने वाली हैं। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की। यदि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।